गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, देखो आज हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। इसके साथ ही हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और आज का जो ये टॉपिक है हमारा, तुमने शायद फिजिक्स में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में। सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर भी बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों, फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो तुम, लेकिन एक दो पॉइंट ऐसे आते हैं जो हमारे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के डेविएट करते हैं। तो बच्चों यहां अच्छे से समझना है तुमने कि वास्तव में सिग्निफिकेंट नंबर होता क्या है। देखो बच्चों, सिग्निफिकेंट नंबर क्या है। जैसे मेरे पास एक मेजरिंग फ्लास्क है, ये मान लो। मेजरिंग फ्लास्क होता है मेनली वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। ये एक मेरे पास फ्लास्क है और इसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ है, पानी है इसके अंदर। और यहां इस मेजरिंग फ्लास्क पे इस तरह से मेजरमेंट है, 10 है, 20 ml में है ये मेजरमेंट, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml और ये 50 ml। मैंने कुछ बच्चों से ये कहा कि भाई बच्चों बताओ जरा इसके अंदर पानी कितना है। अब अलग अलग बच्चे अपनी अपनी मेजरमेंट देने लगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, स्टूडेंट थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था, एक डी था। सभी ने देखो अपना क्या क्या डाटा दिया। ए ने कहा यहां पानी है 52.368 ml, 52.368 ml। बी ने कहा यहां है 52.369 ml। सी ने कहा यहां है 52.367 ml और डी ने कहा यहां है 52.365 ml। सबने अपनी अपनी मेजरमेंट दी कि इसके अंदर कितना पानी मौजूद है। ठीक है बच्चों, अब देखो जरा यहां पे 5 जो है वो सभी में कॉमन है कि नहीं। 5 तो सभी का सेम है और ये 2 भी सभी का सेम है कि नहीं। और ये 3 भी सभी का सेम है और ये 6 भी सभी का सेम है। अंतर कहां आ रहा है? अंतर इस डिजिट का आ रहा है। ये वाली जो सबसे लास्ट वाली डिजिट है ये सबकी अलग अलग है। बच्चों वो डिजिट जो सभी की सेम है, वो डिजिट जो सभी की सेम है, ये 4 डिजिट सभी की सेम है, इनको बोलते हैं सर्टेन डिजिट। मतलब जो नहीं बदल रही है उनको क्या बोलते हैं? सर्टेन डिजिट। और जो बदल रही है, ये वाली डिजिट जो है ये बदल रही है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 7 है, इसमें 5, इसको बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। क्या बोलते हैं बच्चों? अनसर्टेन डिजिट। तुम ये मत मानना कभी भी कि अनसर्टेन डिजिट केवल एक होगी। अनसर्टेन एक से ज्यादा भी हो सकती है। क्या पता यहां कोई मेजर करता 52.368, क्या पता अगला मेजर करता 52.358। तो 2 अनसर्टेन हो जाती है उस टाइम पे। अनसर्टेन डिजिट जरूरी नहीं है एक होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो बच्चों ये जो डिजिट है ये अनसर्टेन है, जो बच गई वो क्या है? सर्टेन डिजिट। वास्तव में सिग्निफिकेंट नंबर जो निकाला जाता है ना बच्चों, कब निकाला जाता है? मेजरमेंट के दौरान निकाला जाता है। जब कभी भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में सम ऑफ सर्टेन डिजिट एंड वन अनसर्टेन डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है? वहां जितनी सर्टेन डिजिट है वो, और प्लस में एक अनसर्टेन डिजिट। अब देखो अनसर्टेन मैं तुम्हें बता रहा हूं, अनसर्टेन एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन जब हम सिग्निफिकेंट नंबर की कैलकुलेशन करेंगे ना, तो वहां हमें केवल एक अनसर्टेन डिजिट लेनी है। एक अनसर्टेन डिजिट को ऐड कर देना है, जितनी वहां सर्टेन डिजिट हो उसके अंदर ओवरऑल हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएगा। जैसे बच्चों देखो यहां अगर मैं बात करूं, 4 तो है सर्टेन डिजिट, 1 2 3 4, ये 4 तो है सर्टेन डिजिट और एक है अनसर्टेन डिजिट। तो यहां सिग्निफिकेंट नंबर हुए बच्चों 5। अगर कभी मेरे पास ऐसा होता
कि मेरे पास ये दो दिए हुए 52.368 और दूसरा दिया हुआ है 52.358 और तीसरा दिया हुआ है 52.3 और ये 4 और ये 9, ये तीन दिए हुए हैं। मेजरमेंट तीन बच्चों ने कुछ इस तरीके से किया, तो मैं ये कहूंगा ये सर्टेन है, ये सर्टेन है, ये सर्टेन है। लेकिन देखो क्या ये सर्टेन है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो मैं कहूंगा ये सर्टेन नहीं है। यहाँ 8 है, 8 है, यहाँ 9 है, तो ये भी अनसर्टेन है। तो यहाँ दो तो है अनसर्टेन डिजिट और तीन है सर्टेन डिजिट। तो यहां अगर मैं सिग्निफिकेंट नंबर निकालूंगा ना बच्चों, तो कितनी सर्टेन डिजिट है, 3 प्लस में अनसर्टेन तो बस एक ही लेनी है, तो सिग्निफिकेंट नंबर 4 हो जाएगा। तो बच्चों वास्तव में सिग्निफिकेंट नंबर क्या है? वास्तव में सिग्निफिकेंट नंबर है सम ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट नंबर। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, द सम ऑफ सर्टेन डिजिट and one uncertain digit is known as significant number। सिग्निफिकेंट नंबर हम इसको क्या नाम देंगे बच्चों? सिग्निफिकेंट नंबर देंगे। लेकिन ये तो कहानी है कभी भी अगर हम मेजरमेंट करेंगे उसकी। अगर नॉर्मली मैं तुम्हें कोई नंबर देता हूं और कहता हूं कि इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, तो बच्चों उसके लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं, देखो नेक्स्ट, क्या रूल्स फॉर determination of significant number। सिग्निफिकेंट नंबर पता करने के रूल। पहला रूल देखो क्या है, सबसे पहला रूल है हमारे पास ऑल नॉन जीरो डिजिट, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होगी, आर सिग्निफिकेंट, वो सारी सिग्निफिकेंट होगी। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं तो 4385 के अंदर 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, 1 2 3 4, ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होगी वो सारी सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। जैसे 85386 में 5 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। सही है यहां तक की बात? चलो दूसरा रूल सुनो, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट is always significant, कोई भी जीरो अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो हम उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। जैसे अगर कभी भी आता है हमारे पास 2002, तो देखो बच्चों ये दो नॉन जीरो डिजिट है और इनके बीच में ये जीरो आ रही है। अगर बीच में जीरो आ रही है तो बच्चों ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे? 4। अगर कभी ऐसा आता है 101003, इसमें कितने होंगे? तो देखो ये वाली जीरो इन दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, ये दो जीरो इन दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, मतलब सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट। ठीक है यहां तक की बात? चलो अब आगे सुनो, जीरो इन द स्टार्टिंग और लेफ्ट हैंड साइड of a number are not significant।
अगर किसी नंबर के शुरुआत में जीरो है, शुरुआत में जीरो कैसे होती है, जैसे ये दिया हुआ है 0.0053, तो ये जो नंबर है इसके लेफ्ट हैंड साइड जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगी। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे बच्चों? दो, केवल ये वाले दो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। अगर कभी ऐसे देता है 0.83, तो ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगी। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे बच्चों? दो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। समझ में आ रही है बात? यहां तक क्लियर है? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास वो ये कहता है जीरो आफ्टर ए डेसिमल पॉइंट, जीरो आफ्टर ए डेसिमल पॉइंट और राइट हैंड साइड ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट होगी। किसी भी डेसिमल के बाद जितनी भी जीरो होगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होगी। जैसे अगर मैं कभी भी तुम्हें ये कहता हूं कि 5.0, तो डेसिमल के बाद जो ये जीरो है बच्चों ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे? दो। अगर कभी भी ऐसा आता है 6.0000, तो ये जो जीरो है दो और दो चार, ये चार जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे बच्चों? पांच। समझ में आ रही है ना बात? चलो अब सुनो नेक्स्ट वाला रूल, ये बड़े काम का रूल है और यहां से कहीं ना कहीं हमारा बदलाव होता है। फिजिक्स के अंदर हम यहाँ कुछ और पढ़ते हैं लेकिन केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा अलग पढ़ रहे हैं, यहाँ थोड़ा चेंज है। ये मत मानना तुम कि वही फिजिक्स वाला हमें यहाँ पे करना है, यहाँ थोड़ा सा समझना है तुमने। क्या? इफ देर इज जीरो at the end of a number और जीरो present left hand side of a number, किसी भी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड जीरो मौजूद है, देन दी जीरो में और मे नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा 500 दिया हुआ है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे 500 में? तो बच्चों जब तुम फिजिक्स में पढ़ते हो ना तो तुम ये कहते हो यहां एक सिग्निफिकेंट नंबर होगा, ये वाली जो दो जीरो है ये काउंट नहीं होगी सिग्निफिकेंट के अंदर, ये काउंट नहीं होगी। क्योंकि हम जो पहले वाला रूल पढ़ के आ रहे हैं उसमें ये पढ़ रहे थे कि राइट हैंड साइड जो जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होती। लेकिन बच्चों ऊपर वाला जो रूल है ना वो ये कहता है कि जो जीरो किसी भी डेसिमल के राइट हैंड साइड होती है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। लेकिन ये डेसिमल के राइट हैंड साइड थोड़ी ना है। अगर कभी भी ऐसी जीरो आ जाती है तुम्हारे पास तो ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे देखो अब अगर इस 500 में हमसे पूछा कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, तो बच्चों इस 500 को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। इस 500 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 10 टू द पावर 2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5.0 इंटू 10 टू द पावर 2। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5.00 इंटू 10 टू द पावर 2। सभी का मतलब 500 है। देखो सभी का मतलब क्या है? सभी का मतलब 500 ही है। और यहां एक अच्छी बात बताता हूं बच्चों तुम्हें, पावर
रेज टू 10, 10 के ऊपर जो पावर रेज होती है वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होती, आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होती, उनका सिग्निफिकेंट नंबर से किसी तरह का कोई मतलब नहीं होता। यानी कि इनका तो सिग्निफिकेंट से कोई मतलब नहीं है, बच कौन गया 5, इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे 1। अब इन पावर का तो कोई मतलब है नहीं, अब इसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट नंबर है। तो बच्चों डेसिमल के राइट हैंड साइड एक जीरो है, एक जीरो है तो सिग्निफिकेंट में काउंट होगी, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर 2 हो गए। अच्छा, डेसिमल के बाद 2 जीरो दोनों काउंट होगी सिग्निफिकेंट में, क्योंकि डेसिमल के बाद जो जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट में काउंट होती है। तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर बच्चों 3 हो गए। तो देखो यहां पे बच्चों ये वाली जो 2 जीरो थी, ये वाली जो दो जीरो थी सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर मैं इस 500 को ऐसे लिखूं तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगी, और अगर ऐसे लिखता हूं तो ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं हुई, केवल यहां एक सिग्निफिकेंट नंबर आया। अब तुम कहोगे कि सर हमें फिजिक्स में तो एक ही पढ़ा था। बच्चों फिजिक्स में जब लिखते हैं ना कभी भी हम, तो किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। जैसे 500 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 10⁻²। और साइंटिफिक नोटेशन में जब इसको लिखेंगे तो देखो एक ही आ गया, सिग्निफिकेंट नंबर एक आ गया, इसका मतलब ये वाली 2 जीरो काउंट नहीं हुई। लेकिन केमिस्ट्री में जो है वो हम ये पढ़ रहे हैं कि इसको लिखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, और अगर और बहुत सारे तरीके हैं तो ये वाली जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। समझ में आ गई है ना बात बच्चों? ये इस तरह से हमारे पास बात थी। चलो अब आते हैं अगले वाले पॉइंट पे, हमारे अगले टॉपिक पे ही आते हैं। ये यहीं तक था हमारा सिग्निफिकेंट का। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं तुम्हें सिग्निफिकेंट नंबर से रिलेट करता हुआ। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, डेटरमाइन सिग्निफिकेंट नंबर इन फॉलोइंग, इन फॉलोइंग। मैं कुछ नंबर दे रहा हूं, उनके अंदर हमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं। पहला है पाई, जिसकी वैल्यू तुम जानते हो 22/7 होता है। दूसरा मैंने दिया है 100/3। तीसरा मैंने दिया है बच्चों एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। बच्चों फोर्थ मैंने दिया है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इनमें हमें सिग्निफिकेंट नंबर बताने। चलो हम निकालते हैं, सबसे पहले पहले का निकालते हैं, पाई के अंदर निकालते हैं। पाई बराबर होता है 22/7, और 22/7 को हम ऐसे लिखते हैं 3.141414, बार लगा होता आगे तक चलता रहता है ये। तो बच्चों आगे तक अगर चलता रहेगा तो सारे जितने भी आगे जितनी भी डिजिट आएगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट में काउंट होगी, और सिग्निफिकेंट में अगर काउंट होगी तो बताना जरा यहां कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। सिग्निफिकेंट अगर नंबर की मैं बात करता हूं तो बच्चों यहां इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। ठीक है, दूसरा जो केस है हमारे पास वो देखो 100/3 है, और 100/3 का मतलब 33.333 अप टू आगे तक चलता जाएगा ये। तो यहां भी अगर मैं सिग्निफिकेंट नंबर की बात करता हूं तो यहां सिग्निफिकेंट नंबर बच्चों कितने हैं, इनफाइनाइट। ठीक है। अच्छा, थर्ड अगर मैं बात करता हूं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। जो 10 की पावर होती है वो तो सिग्निफिकेंट में काउंट ही नहीं होती, बच गया ये। अब ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होंगे, और सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होंगे तो यहां कितने सिग्निफिकेंट नंबर आए? यहां आए बच्चों सिग्निफिकेंट नंबर बराबर 4। अब सुनो, फोर्थ जो है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट किसके बराबर होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये 10 की पावर सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगी, बच गया कौन? 3। इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट नंबर? 1 हो गया। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो देखो सिग्निफिकेंट नंबर की कैलकुलेशन हम इस तरीके से करेंगे, बड़ा आसान है, बहुत बड़ी बात
नहीं है। यहां एक और मैं छोटी सी बात तुम्हें बता रहा हूं बच्चों, राउंड ऑफ करना, कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, ये भी पढ़ा होगा तुमने फिजिक्स में। देखो बच्चों, अब हम सीखते हैं राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, सुनो राउंड ऑफ की टेक्निक। इफ लास्ट डिजिट is greater than 5, is greater than 5, then previous digit increase by 1। अगर कभी भी लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो हम प्रीवियस डिजिट को एक बढ़ा देंगे। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास 54.389। अगर मुझे इसको राउंड ऑफ करना है तो बच्चों देखो लास्ट डिजिट जो है वो 9 है, 5 से बड़ी है, तो इसकी प्रीवियस डिजिट को मैं एक बढ़ा दूंगा तो 54.3 और ये 9 हो जाएगा। अगर कोई कहे ना कि फिर से इसको राउंड ऑफ करना है तो फिर से हमें लास्ट डिजिट को देखना है, 9 है तो प्रीवियस डिजिट को एक बढ़ा देंगे। लेकिन वो आगे अगर करवा रहा है तो हमें करना है, वरना नहीं करना। जैसे अगर कभी भी तुम्हारे पास ये आ गया 58.5.7889, इसको राउंड ऑफ करना है बच्चों, और इसको राउंड ऑफ करना है डेसिमल के बाद बस 2 डिजिट होनी चाहिए वहां तक। तो देखो सबसे पहले मैं इसको हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा तो लास्ट डिजिट 9 है, प्रीवियस डिजिट एक बढ़ा देंगे हम, तो बच्चों कितना आया 58585.789। इसको भी हटाना है, 9 को भी हटाना है, ये 5 से बड़ा है तो प्रीवियस डिजिट को एक बढ़ा देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 585 और 7 9। ठीक है, जहां तक भी वो मांगता है हमें उसी तरीके से आंसर दे देना है। अगर वो कहता है भाई एक ही हटाना है तो एक हटा के यहां तक, अगर वो कहता है ये 2 हटाने तो यहां तक, अगर वो कहता है 3 हटाने, अगर ये भी हटाना है तो ये वाले डिजिट को हम एक बढ़ा देंगे, 8 आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। अब सुनो अगली बात, इफ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, देन previous digit will remain unchanged। अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटी है तो प्रीवियस डिजिट जो होगी वो अनचेंज रहेगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं 54.843, ठीक है। अब देखो लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, 3 है, तो अगर मैं राउंड ऑफ करूं, अगर मैं इसको हटाऊं तो ये 3 तो 5 से छोटा है तो पीछे वाली डिजिट एज इट इज रहेगी। इसको राउंड ऑफ करने पे आएगा 54.84, ये राउंड ऑफ हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखो लास्ट बात क्या है, इफ लास्ट डिजिट इज 5, अगर लास्ट डिजिट 5 ही हो तो क्या होगा। देखो अगर 5 से बड़ी है तो एक बढ़ा देंगे, अगर 5 से छोटी है तो एज इट इज रहने देंगे। लेकिन अगर लास्ट डिजिट 5 ही है तो क्या करेंगे, उस टाइम पे हमें लास्ट डिजिट से पहले वाले डिजिट को चेक करना पड़ेगा, हमें प्रीवियस डिजिट को चेक करना पड़ेगा। क्या करेंगे बच्चों, इफ लास्ट डिजिट इज 5 देन we have to check, we have to check, we have to check previous digit। If previous digit is an odd number, then it is increased by 1, and if
previous digit is an even number, then it is remain unchanged. It is unchanged. यहां unchanged लिख देता हूं. It is unchanged. समझ में आ गई बात? जैसे मेरे पास दिया हुआ है बच्चों, दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं. 54.8385. हमें इसको राउंड ऑफ करना है, हटाना है. 5 है ये, तो हमें 5 है तो इससे पहले वाली डिजिट को देखना पड़ेगा. इससे पहले वाली डिजिट कैसी है? एक इवन नंबर है. इवन नंबर है तो ये एज इट इज रहेगा. 54.83 और 8 ये एज इट इज रहेगा. समझ में आई ये बात तुम्हारे? चलो अब सुनो, अगर ये होता 54.78 और 7 और ये 5 तो क्या होता? 5 से पहले वाली डिजिट एक ओड नंबर है, ओड नंबर है तो एक बढ़ जाएगा, 54.788 ये आ जाएगा हमारे पास. समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब सुनो जरा ध्यान से, एक नोट डलवा रहा हूं मैं और बड़े काम की बात है, ये ध्यान रखनी है तुमने. ठीक है? क्या है? एक नोट डाल के लिखना, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, subtraction and division is reported in same significant figure as present in number having lowest significant figure. इसका मतलब क्या है जो मैंने अभी अभी लाइन लिखी है बच्चों? अगर वो कभी हमें एडिशन करा रहा है, जैसे इन दो नंबर का एडिशन कराया उसने हमें 43.8, इन दो का एडिशन कराया और एडिशन करके हमें ये कहा कि बताओ रिजल्ट क्या आएगा. बच्चों मैंने एडिशन किया तो यहां 7, यहां 8, यहां 5 आ गया और यहां 8 और 3 11 और एक कैरी 2 हो गया, 5 और 4 9 और ये एक कितना हो गया? सॉरी यहां मैं ले लेता हूं, एक ले लेता हूं, एक मिनट रुको. मैंने ले लिया ये नंबर 23.487 और ये ले लिया 46.6, ये एक नंबर लिया हुआ है. ठीक है बच्चों? अब देखो जरा ध्यान से, यहां 7 है, यहां 8 है और यहां ये 0 हो गया, ये हमारे पास 0 हो गया और ये 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया. अब नोट जो डाला है उसमें ये कहा है कि जब भी हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे या डिवीजन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए? उसके अंदर उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए जितने सिग्निफिकेंट नंबर जिनका हम एडिशन कर रहे हैं, जिन नंबर का हम एडिशन कर रहे हैं उन नंबर में जिस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें ही हमें रिजल्ट देना है. जैसे इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 5. इसके अंदर कितने हैं? 3. तो हमारा जो रिजल्ट होना चाहिए ना बच्चों वो 3 सिग्निफिकेंट नंबर में होना चाहिए. उन दोनों नंबर में जिस नंबर के पास लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है हमारा रिजल्ट भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए. यानी कि अब हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा और राउंड ऑफ इस तरीके से करना है कि 3 सिग्निफिकेंट नंबर आए. सबसे पहले मैं इस 7 को हटाऊंगा, 7 5 से बड़ा है तो पीछे वाली डिजिट को एक बढ़ा देंगे तो 70.09. अभी कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 4. इसमें 5 थे, अब कितने रह गए? 4. अभी 3 करने हैं
तो इस 9 को भी हटाऊंगा, 9 भी 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इससे पीछे वाले डिजिट को एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 70.1। अब देखो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, समझ में आ गई बात। जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट इस तरीके से देना है कि वहां जिस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर हमारा फाइनल रिजल्ट के अंदर आने चाहिए। क्लियर है बात, समझ में आ गई है। चलो अब सुनो जरा ध्यान से, आगे जो हमारे पास है वो देखो क्या है। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो है हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है एक्यूरेसी? जैसे बच्चों मैंने तुम्हारा 100 नंबर का पेपर लिया, अगर कोई बच्चा 100 में से 100 लेके आ रहा है तो मैं ये कहूंगा ये भाई पूरी तरह से एक्यूरेट है। पूरी तरह से एक्यूरेट का मतलब इसके 100% नंबर है कि नहीं है। और अगर कोई बच्चा 90 नंबर लेके आना है, आ रहा है 100 में से कितने नंबर लेके आ रहा है 90 लेके आ रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि भाई इस बच्चे की एक्यूरेसी 90% है। तो एक्यूरेसी का वास्तव में मतलब क्या है, क्या डेफिनेशन है? द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू is known as एक्यूरेसी। इसी को हम एक्यूरेसी बोलते हैं, ठीक है। और एक्यूरेसी अगर कभी भी निकालनी हो, रिलेटिव एक्यूरेसी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। क्या वैल्यू ऑब्जर्व हो रही है डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अगर किसी बच्चे के मान लो 50 नंबर का टेस्ट लिया और 30 नंबर आ रहे हैं, तो 30 है ऑब्जर्व वैल्यू, 50 है ट्रू वैल्यू, तो एक्यूरेसी कितनी हुई 30/50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मैं कहूंगा 60% उसकी एक्यूरेसी है। 60% क्या है उसकी एक्यूरेसी। समझ में आ गई बात। अब सुनो जरा बच्चों, देखो आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी है नेक्स्ट प्री सीजन। एक टर्म है जिसका नाम है प्री सीजन। प्री सीजन का मतलब क्या होता है सुनना। जैसे 5 पेपर थे बच्चों अलग अलग सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और हमारे पास फिजिकल था और इंग्लिश था, 5 सब्जेक्ट थे। अब किसी बच्चे के नंबर कैसे आ रहे हैं, फिजिक्स में आए 80, मैथ में भी 80, केमिस्ट्री में भी 80, इंग्लिश में भी 80 और फिजिकल में भी 80, सेम नंबर आ रहे हैं। या सेम नंबर कुछ भी हो सकता है, किसी बच्चे के 10-10 नंबर आ रहे हैं, मान लिया फिजिक्स में भी 10, केमिस्ट्री में भी 10, फिजिकल में भी 10 आ रहे हैं और इंग्लिश में भी 10 आ रहे हैं, सभी में सेम नंबर आ रहे हैं। अगर एक सेम वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है तो बच्चों हम उसको बोलते हैं प्री सीजन। यानी कि देखो द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन मोस्ट रिप्लीकेट वैल्यू, मोस्ट रिप्लीकेट वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है, रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है जो बार बार रिपीट हो रही होती है, इज नोन एज प्री सीजन। उसको हम क्या बोलते हैं प्री सीजन बोलते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात। अब सुनो जरा ध्यान से, एक्यूरेसी और प्री सीजन को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। बच्चों तुमने सुना होगा, देखो आर्चरी का गेम जब होता है ना तो सामने एक ऐसा गोल सर्किल होता है,
उस गोल सर्किल में बीच में एक गोला लगा होता है जो परफेक्ट 10 का होता है, फिर उसके बाद 9 होता है, 8 होता है, 7 होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है? अब एक आर्चरी का गेम चल रहा था, उस आर्चरी के गेम में 3 प्लेयर थे, ठीक है? उस आर्चरी के गेम में कितने प्लेयर थे? 3। तो सामने उनके 3 ऐसे बोर्ड लगे हुए थे जिन पे उनको तीर वो निशाना लगाना था। चलो बच्चों, जो पहला प्लेयर था ना, जो पहला प्लेयर था वो स्टेट चैंपियन था, और स्टेट चैंपियन था तो उसने 3 तीर बिल्कुल परफेक्ट 10 पे लगाए, ठीक है ना? 3 तीर जो लगाए उसने वो बिल्कुल परफेक्ट 10 के ऊपर लगाए। अगला जो था बच्चों, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का चैंपियन था, उसने एक यहां 9 पे लगाया, अगला भी 9 पे लगाया, और अगला भी 9 पे लगाया, ठीक है? और जो तीसरा प्लेयर था वो मैं था, ठीक है? और मैं ना स्टेट चैंपियन ना ही डिस्ट्रिक्ट चैंपियन। मैंने पहली बार वो आर्चरी का पहली बार मैं देख रहा था और मैंने सीधा निशाना लगाया। जब मैंने पहला निशाना लगाया ना, वो सीधा परफेक्ट 10 पे जाके लगा, ठीक है? और परफेक्ट 10 पे लगा इसका मतलब ये नहीं था कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर था, वो लग गया अपने आप। दूसरा जो लगाया ना बच्चों, वो कहीं लगा ही नहीं, कहीं नहीं लगा, इसका मतलब कहां से गया? वो बाहर से निकल गया, यहां से कहीं से निकल गया बाहर। तीसरा जो लगाया मैंने वो यहां पे जाके लगा, ठीक है? मेरे 3 तीर जो लगे वो अलग अलग दिशा में लगे, यानी कि अब सुनो जरा ध्यान से, देखो बच्चों, जो इस आर्चरी के खेल में 10 जो है वो एक ट्रू वैल्यू है, परफेक्ट वैल्यू है। जैसे जब हमारा पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो 100 जो है वो ट्रू वैल्यू है। अब उसमें से हमारे कितने नंबर आ रहे हैं उसी हिसाब से एक्यूरेसी चेक होगी। अब बच्चों, जो ट्रू वैल्यू है वो 10 थी, और ये जो स्टेट लेवल का जो चैंपियन था ये बिल्कुल परफेक्ट 10 पे ही मार रहा है सारे के सारे। और एक और बात यहां अच्छी बात पता है क्या है? कि सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये एक्यूरेट है। यहां एक्यूरेसी पूरी तरह से 100% है, लेकिन बच्चों ये एक्यूरेट होने के साथ साथ प्रीसीजन भी है कि नहीं है? क्योंकि प्रीसीजन में क्या होता है, सेम वैल्यू बार बार रिपीट करती है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो है ना, ये एक्यूरेट एज वेल एज प्रीसीजन, ये दोनों है। समझ में आ रही है ना बात? अच्छा, इसको क्या कहूं मैं? प्री सीजन। ये प्री सीजन है, नोट एक्यूरेट। एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट तो तब होता जब ये परफेक्ट 10 पे मारता। नो 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 बार बार रिपीट कर रहा है ना बच्चों, तो ये प्री सीजन है। अच्छा, यहां देखो, इसको इसको क्या कहें? इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, ना तो ये प्री सीजन है ना ही एक्यूरेट है, नाइदर नाइदर प्री सीजन नोर एक्यूरेट। ना तो प्रीसीजन है ना ही एक्यूरेट है। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, एक्यूरेसी के लिए प्रीसीजन का होना जरूरी है ना? देखो, अगर उसका पहला जो तीर था वो 10 पे लगता, अगला 9 पे लगता, अगला 8 पे लगता, तो वो एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट तो तब होगा ना बार बार 10 आए, और बार बार अगर 10 आ रहे इसका मतलब प्रीसीजन हो रहा है वो उसका। तो बच्चों, एक्यूरेसी के लिए प्रीसीजन का होना जरूरी है। मैं यहां लिखता हूं, एक बात बड़े काम की बात है यह, प्रीसीजन इज नेसेसरी फॉर एक्यूरेसी। लेकिन एक्यूरेसी प्रीसीजन होने के लिए जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जब पूरी तरह से एक्यूरेट होगा तभी प्रीसीजन होगा। प्रीसीजन तो 999 पे भी हो सकता है, प्रीसीजन तो 888 पे भी हो सकता है, प्रीसीजन तो 111 पे भी हो सकता है। अगर सेम वैल्यू 111 बार बार रिपीट करती है तब भी वो प्रीसीजन होगा। समझ में आई ये बात बच्चों? तो बच्चों, ये था हमारे पास एक्यूरेसी और प्रीसीजन के बारे में। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने
एटम्स की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एक थ्योरी दी थी जिसको हम क्या बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट थे या मेन पोस्टुलेट थे वो देखो क्या थे। द मेन पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर फॉलोइंग। देखो क्या थे, ध्यान से समझना बच्चों। पहला पोस्टुलेट क्या था, सीधी सीधी बातें पहले भी हमारी पढ़ी हुई है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मैटर को बनाता है हम उसको क्या बोलते हैं, एटम। और मैटर क्या होता है बच्चों, एनीथिंग दैट कैन हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी सब्सटेंस जिसका अपना मास है और स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब सुनो जरा बच्चों, देखो दूसरी बात यहां पे, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डेस्ट्रॉय, नोर बी डेस्ट्रॉय। ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगली बात ये बताई थी। नेक्स्ट क्या बताया इसने, ये बड़ी अच्छी बात थी बच्चों, कि एटम ऑफ सिमिलर एलिमेंट, एटम ऑफ सिमिलर एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, हैव सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक साइज एंड मास। देखो इसने क्या कहा, इसने कहा बच्चों जैसे मेरे पास मान लिया कॉपर का एक टुकड़ा है, ये कॉपर का एक टुकड़ा है और इसके अंदर कॉपर के बहुत सारे एटम हैं। ये एक एटम है कॉपर का, ये दूसरा एटम है कॉपर का, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, ये कॉपर का नेक्स्ट एटम, ये कॉपर का नेक्स्ट, ऐसे कॉपर के बहुत सारे एटम है यहां पे। बच्चों इस पॉइंट का मतलब है एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं, जैसे कॉपर का ये वाला एटम और ये वाला एटम, दोनों आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब इनका साइज और मास या दूसरी कोई प्रॉपर्टी सारी की सारी सिमिलर होगी। ये इस पॉइंट का मतलब है। अब सुनो आगे, फोर्थ पॉइंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक साइज मास, साइज एंड मास। जैसे बच्चों अब मैंने दो एलिमेंट अलग अलग ले लिए, एक कॉपर लिया तो दूसरा एल्यूमिनियम ले लिया, ये एल्यूमिनियम के एटम है बच्चों। ठीक है, अब सुनो जरा तुम ध्यान से देखो। अब बच्चों एल्यूमिनियम के एटम का मास और कॉपर के एटम का मास अलग अलग होगा, दोनों का साइज भी अलग अलग होगा। और इस पॉइंट का मतलब भी यही है, डाल्टन ने भी यही कहा कि अगर डिफरेंट एलिमेंट के तुम एटम ले रहे हो तो उनका मास, उनका साइज, उनकी सभी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। सही बात है यहां तक। सुनो अगली बात क्या कही इसने, नंबर 5, एटम आर कंबाइंड टू गिव मोलिक्यूल। एटम आपस में कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं, मोलिक्यूल बनाते हैं। एक और बात जो यहां पे बताई गई वो देखो क्या बताई गई, कि एटम ऑफ वन एलिमेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम डज नॉट कन्वर्ट इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम को हम
दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास कोई ए टाइप का एटम है तो मैं उसको बी टाइप के एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा गया था। चलो बच्चों, अब सुनो जरा ध्यान से, इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशन भी थी, कुछ कमियां भी थी। वो कमियां सुनो तुम, देखो क्या है लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, पहली लिमिटेशन क्या थी? पहली लिमिटेशन बच्चों यही थी कि मैटर जो है, इसने कहा था कि मैटर को बनाने वाला सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, लेकिन एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं होता। एटम से छोटे पार्टिकल भी मौजूद होते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो एटम को बनाते हैं, जिनसे मिलके एटम बना है, वो एटम से भी छोटे हैं। तो बच्चों एक लिमिटेशन तो पहली यही लग गई कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम से छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल भी मौजूद है। और बच्चों हमारी केमिस्ट्री में लगभग 35 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद होते हैं, लेकिन हम तो मेनली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही पढ़ते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, पहली लिमिटेशन क्या बनी? एटम is not the smallest particle. Electron, proton and neutron, which consist atom, are smaller than atom. ठीक है बच्चों, अब सुनो अगली जो लिमिटेशन लगी वो क्या लगी? इसने ये कहा था कि एटम सिमिलर एलिमेंट के सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये क्या? इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ सिमिलर एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। ठीक है, अगली बात इसने ये कहा एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो डिफरेंट प्रॉपर्टी होती क्यों है। इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगली जो बात थी, इसने कहा एटम कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होके मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन बच्चों ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो एटम है उनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है। इट डज नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन, इट डज नॉट गिव, या एक्सप्लेन कह सकते हैं, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट आइसोटोप एंड आइसोबार। बच्चों दो टर्म होती है, एक आइसोटोप होता है, एक आइसोबार होता है, ये तुमने पढ़ा था कभी 9th क्लास में। इसके बारे में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कोई आइडिया नहीं दिया। बच्चों फिर इस थ्योरी को मॉडिफाई किया गया, और जो मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानी जाती है। और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने, देखना जरा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को किस तरीके से एक्सप्लेन किया। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न
एटॉमिक थ्योरी। देखो बच्चों मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है? पहला जो पॉइंट है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का वो क्या है? एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनसे मिलके बना है एटम। दूसरी बात, अगली जो बात बताई इसने, देखो डाल्टन ने ये कहा था कि सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनकी सभी प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन इसने क्या कहा? एटम ऑफ सेम एलिमेंट does not have all the does not have all these same property। जरूरी नहीं है वहां सारी प्रॉपर्टी सेम हो। जैसे एग्जांपल देखो, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन H11, H12, H13, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। एलिमेंट सेम है हाइड्रोजन ये तीनों में, एटम अलग अलग है, देखो तीनों का मास अलग अलग है, ठीक है ना? तो एक प्रॉपर्टी बदल गई ना, कौन सी? मास वाली। तो मैं ये कहूंगा आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैव डिफरेंट मास। यानी कि डाल्टन ने जो बात बताई थी कि सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनकी सभी प्रॉपर्टी सेम होती है, वो गलत बात थी, क्योंकि यहां अगर मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप के बारे में अगर पढ़ता हूं तो उनका मास अलग अलग है, और डाल्टन तो आइसोटोप के बारे में बता ही नहीं पाया था, इसीलिए ये कमी रह गई थी वहां पे। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में आइसोटोप के बारे में बताया गया, और वहां हम पढ़ते हैं कि आइसोटोप का मास अलग अलग होता है। चलो बच्चों अब सुनो, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट may have one or more similar property। हालांकि डाल्टन ने तो ये कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनकी सभी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, लेकिन मॉडर्न थ्योरी में ये कहा गया कि कम से कम एक या ज्यादा भी हो सकती है, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं, कैल्शियम होता है 2040 और आर्गन होता है 1840, दो अलग अलग एलिमेंट दिए हुए हैं और उनके मैंने अगर एटम ले लिए तो देखो कैल्शियम और आर्गन के एटम का मास सेम है, तो ये मैं कहूंगा यहां सिमिलर मास है। अरे है कि नहीं है? ठीक है, चलो नेक्स्ट सुनो जरा ध्यान से, देखो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने एक और बात बताई। इसने केमिकल कॉम्बिनेशन के जितने भी लॉ थे उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो कि हम पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन सारे पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन वाले लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट कंपोजिशन, ये सारे हम पढ़ चुके हैं बच्चों। मॉडर्न थ्योरी ने, मॉडर्न थ्योरी एक्सप्लेन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगली बात जो इसने बताई, ये बड़े काम की बात थी। अगली बात जो इसने बताई वो ये बताई कि एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात थी यहां पे। अकॉर्डिंग, या मैं ये कह सकता हूं, इट विल एक्सप्लेन दैट mass
and energy are convert into each other. ठीक है, और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से, आइंस्टाइन इक्वेशन होती है ये, ठीक है। E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से कन्वर्ट कर सकते हैं। C क्या है यहाँ? वेलोसिटी ऑफ लाइट, और C की वैल्यू तो हमेशा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। जैसे अगर कभी भी तुम्हें मास दिया हुआ है तो यहां मास की वैल्यू लिख देना, एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी दी हुई है तो यहां से मास निकल जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू तो हम जानते हैं। समझ में आ गई बच्चों? तो ये थी हमारी भाई कहानी फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। बड़े अच्छे से करना है तुमने, और पूरे फर्स्ट चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ बना के मुझे सेंड करनी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।